खैर मर्दम साथियों, कैसे हैं आप लोग। एक लड़का जो पहले चर्च में एक पादरी बनने का ख्वाब देख रहा था, फिर अचानक से वह फ़नकार यानी फ़ाइन आर्ट की तरफ दिलचस्पी दिखाने लगा और जवानी तक आते आते वो तारीख़ का सबसे बड़ा तानाशाह के तौर पे उभरा। साथियों, ये कहानी तारीख़ की सबसे मशहूर तानाशाह एडोल्फ हिटलर के बारे में है। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम जर्मनी की डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर के ज़िंदगी के बारे में बात करने वाले हैं। साथियों, एडोल्फ हिटलर की पैदाइश 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया और हंगरी की सरहद पर मौजूद एक शहर ब्रनाउ एम इन में हुआ था। वो अपने माँ बाप के चौथा बच्चा था, इसीलिए वो अपने माँ क्लारा पोल्ज़ल की बहुत लाडला था, क्योंकि हिटलर की बाकी सारे भाई बहनों की अलग अलग वजह के चलते मौत हो गई थी। हिटलर के फादर एलोइस हिटलर एक किसान थे, लेकिन 1897 को वो अपने पूरे फैमिली को लेके ऑस्ट्रिया के एक शहर लम्बेक में शिफ्ट हो गए थे। वहाँ रहकर वो ऑस्ट्रियन सिविल सर्विस ज्वाइन करते हैं और एक कस्टम ऑफिसर के तौर पे रिटायरमेंट लेते हैं। वो अपने बेटे एडोल्फ को भी अपने नक्शे कदम पे चलते हुए देखना चाहते थे, लेकिन 8 साला एडोल्फ चर्च में सिंगिंग के क्लासेस ले रहा था और एक पादरी बनने का ख्वाब देख रहा था। 1903 में अचानक एलोइस की मौत के बाद हिटलर की ज़िंदगी लड़खड़ा गई थी। तब उसकी मां ने उसे बहुत सपोर्ट किया था। उन दिनों हिटलर अपने स्कूलिंग के साथ साथ आर्ट भी किया करता था और एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। यूँ कह सकते हैं कि एडोल्फ हिटलर एक पेंटर बनना चाहता था। 1907 में हिटलर अपने मां के मौत के बाद अपने पढ़ाई अधूरे में ही छोड़कर वियना में फ़ाइन आर्ट की पढ़ाई करने के लिए चला गया, लेकिन वहाँ उसे 2 दफ़ा रिजेक्शन की सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके पास सेकेंडरी एजुकेशन नहीं थी। वियना में 2 साल गुजारने के बाद हिटलर की हालत बहुत ख़राब होने लगा, क्योंकि उसके पास भूख मिटाने के लिए ना ही खाना और रहने के लिए ना ही मकान था। वो वियना की सड़कों पे पेंटिंग करके अपना गुजारा करने लगा। उन दिनों हिटलर की हालात कैसे भी हो रहे हो, लेकिन उसके दिल से जर्मन राष्ट्रवादी सोच कभी कम नहीं हुआ। वो अपने आप को बहुत बड़ा जर्मन देशभक्त कहा करता था और रेसिज्म के आइडियाज़ को वो हर तरह से बढ़ावा दे रहा था। उसने एंटीसेमिटिज़म वाली सोच को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया, यानी यहूदियों से सख्त नफ़रत किया जाए। उसके हिसाब से यहूदी इंसान की लिस्ट में ही नहीं है। हिटलर को यहूदियों से इतना ज़्यादा नफ़रत क्यों था पता नहीं, हालांकि ख़ुद उसके भी रगों में एक यहूदी का खून दौड़ रहा था, लेकिन ये बात कभी उसे पता नहीं चला। कहा जाता है कि हिटलर की दादी मारिया शिकलग्रोबा की एक यहूदी के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ थे, जिसके नतीजे पर हिटलर के फादर एलोइस की जन्म हुआ। इतिहासकारों के मुताबिक वो यहूदी शायद उस घर का छोटा बेटा हो सकता है जिस यहूदी घर में मारिया शिकलग्रोबा काम किया करती थी। खैर 1913 में हिटलर ऑस्ट्रो हंगरियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए म्यूनिक पहुंचता है, लेकिन 1 साल के बाद उसे मेडिकली अनफिट डिक्लेयर करके रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन किस्मत तो हिटलर को तानाशाह की तौर पे देख रहा था, तो भला किस्मत से कौन लड़ सकता है। दोस्तों, ये बात है अगस्त 1914 का। पहले जंग अज़ीम शुरू हुए अभी चंद महीने ही हुए थे कि जर्मन सेना में मज़ीद लोग भर्ती किए जाने लगे। अब की बार हिटलर को भी चुन लिया गया। ये हिटलर के लिए जर्मनी से वफादारी दिखाने का एक सुनहरा मौका बनकर सामने आया, और हुआ भी ठीक ऐसा ही। पहले जंग अज़ीम के दौरान हिटलर ने कुछ वक्त सेना में एक डाकिया के तौर पे काम किया। 1914 में वो एक बार बहुत बुरी तरह से घायल भी हुआ था, जिसके लिए उसे 2 महीने तक हॉस्पिटल में गुजारना पड़ा। उस वक्त उसे आयरन क्रॉस 2nd क्लास से नवाजा गया था। फिर अक्टूबर 1918 को मस्टर्ड गैस अटैक की वजह से हिटलर कुछ दिनों के लिए अंधा हो गया था।
जिसके बाद उसे बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास से नवाजा गया। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी की शिकस्त से पहले जंग अज़ीम की इख्तिताम हुआ। बहरहाल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हिटलर वापस म्यूनिख लौट गया। 12 सितंबर 1919 को हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी की एक मीटिंग अटेंड करता है, जहां पे वो पार्टी चेयरमैन एंटोन ड्रेक्सलर को अपनी आइडियाज़ से इम्प्रेस करने में कामयाब हो गया। उसकी आइडियाज़ से इम्प्रेस्ड होकर पार्टी चेयरमैन उसे पार्टी ज्वाइन करने की ऑफ़र करता है, लेकिन हिटलर आर्मी में होने की वजह से पार्टी को ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहा था। 31 मार्च 1920 को आर्मी से डिस्चार्ज होने के बाद हिटलर पूरी तरह से जर्मन वर्कर्स पार्टी के लिए काम करने लगा और उस वक्त के रूलिंग पार्टी वाइमर रिपब्लिक के खिलाफ बयानबाजी करने लगा। जहां उसे मौका मिलता था वो वाइमर रिपब्लिक को लताड़ देता था। इस दौरान बहुत सारे आम लोग नाज़ी पार्टी में शामिल होने लगे और इनमें से ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरी वाले थे जो नौकरी छोड़कर आम जिंदगी गुजार रहे थे। साथियों, अब हिटलर की दबदबा नाज़ी पार्टी में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसने कुछ बगावतकारी फौजियों को मिलाकर एक फ़ौजी गिरोह बनाया हुआ था जो हमेशा पार्टी और उसकी हिफाजत में लगे रहते थे। उन्हें ये सहूलियत था कि वो जो मर्ज़ी वही कर सकते थे, उन्हें कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। हिटलर की इस फौजी गिरोह ने पूरे म्यूनिख शहर में तबाही की काला बाजार खड़ा किया हुआ था। लूटपाट, कत्ल, किडनैपिंग जैसी मिशन को वो लोग हिटलर के लिए अंजाम दिया करते थे। दूसरी तरफ हिटलर आम जर्मन शहरियों में अपनी पॉपुलैरिटी की जड़ मजबूत करने में लगा हुआ था। नवंबर 1923 को हिटलर अपने साथियों के साथ मिलकर उस वक्त के जर्मन रूलिंग पार्टी वाइमर रिपब्लिक को गिराने की एक मंसूबा बनाता है, जो एक नाकामयाब मिशन के तौर पे सामने आया। साथियों, इस मिशन को इतिहास में बियरहोल पुश कहा गया। बियरहोल पुश के नाकाम होने के बाद हिटलर समेत नाज़ी पार्टी की बहुत सारे वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट होने के बाद हिटलर को 5 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन 9 माह जेल में बिताने के बाद 20 दिसंबर 1924 को वो रिहा हो गया। जेल में जाने के बाद भी उसका जुनून कम नहीं हुआ। वो अपने आवाज़ जेल से ही लोगों में पहुंचा रहा था। जेल में रहकर वो अपने किताब माइन कैम्प की वॉल्यूम 1 लिख डाला। उस किताब के ज़रिए वो अपने सोच को लोगों के सामने रख रहा था। उस किताब में उसने ख़ासकर आर्यन लोगों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रखा था और यहूदियों के ख़िलाफ़ सख्त नफ़रत ज़ाहिर किया हुआ था। हालांकि उस वक्त उसका ये किताब ज़्यादा बिका नहीं, लेकिन बाद में जाकर 1932 और 33 की दौर में माइन कैम्प की डिमांड हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 1932 और 33 में इस किताब की कुल 2,28,000 कॉपीज़ बिक गई थी। खैर दोस्तों, हिटलर जेल से रिहा तो हो गया था, पर नाज़ी पार्टी और उसके कुछ इत्तेहादी तंजीमों पर बावारियन गवर्नमेंट के द्वारा पाबंदी लगा दिया गया। ये बैन 1927 तक जारी रहा। इस दौरान हिटलर को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर दोस्तों, अचानक मीलों दूर अमेरिका में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने बाकी दुनिया को परेशान करके रख दिया था। तो वही दूसरी तरफ इस वाक़या ने जर्मनी की तारीख़ बदलने वाला था। दरअसल हुआ यूँ कि साल 1929 को यूनाइटेड स्टेट्स में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, जिसके चलते ग्लोबल इकोनॉमी को एक बड़ी इकोनॉमिक डिप्रेशन की ज़रिए से गुजरना पड़ रहा था। वही इस इकोनॉमिक डिप्रेशन को हिटलर और नाज़ी पार्टी एक मौके की नज़रिए से देख रहे थे, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बाकी दुनिया की तरह जर्मनी की हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। पैसों की कीमत लगातार गिर रहे थे, महंगाई आसमान छूने लगा, लोगों के पास गुजारा करने को कोई काम नहीं था। सबसे ज़्यादा नौजवान बेरोज़गार हो गए थे। ऊपर से अमेरिका की तरफ से
जर्मनी को आ रही फंड भी बंद हो गई थी। चारों तरफ से जर्मनी अंधेरों से घिर चुका था। इसी चीज़ को मुद्दा बनाकर हिटलर सामने आया। उसका मुद्दा ये था कि वो जर्मनी को इस ख़राब हालात से बाहर निकाल कर ही रहेगा, वो नौजवानों को नौकरियां देगा और सबसे बढ़कर वो जर्मनी की उस खोई हुई इज्जत को वापस लौटाएगा जो जर्मनी से पहले जंग अज़ीम के दौरान छीन लिया गया था। यानी पहले जंग अज़ीम में जर्मनी के हार के बाद जर्मनी के जिन जिन इलाकों को एलाइड पावर के द्वारा छीन लिया गया था वो उन्हें वापस जर्मनी के साथ शामिल करेगा। इन्हीं नारों और मुद्दों के साथ हिटलर ने 1930 में अपने पॉलिटिकल कैंपेन शुरू किया। धीरे धीरे हिटलर के साथ लोग जुड़ते गए और साल 1932 को जर्मन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हिटलर हिंडनबर्ग के खिलाफ इलेक्शन लड़ा पर जीत तय नहीं कर पाया। लेकिन उस इलेक्शन में हिटलर की नाज़ी पार्टी 35% वोटों के साथ जर्मनी की सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी के तौर पे उभरा और साल 1933 तक आते आते वो जर्मनी की चांसलर बन चुका था। चांसलर बनते ही उसका डिक्टेटरशिप की असली चेहरा लोगों के सामने धीरे धीरे आने लगा। अगस्त 1934 को हिंडनबर्ग की डेथ के बाद हिटलर जर्मनी की सबसे ज़्यादा तजुर्बाकार लीडर बन चुका था, जिसके नतीजे पर उसे जर्मनी की प्रेसिडेंट की ओहदा दे दिया गया। दोस्तों 1934 में हिटलर की एक बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ जो ऐसा है कि मैं ये भूला नहीं हूँ कि 15 साल पहले कुछ लोग मुझ पर हंस रहे थे क्योंकि मैंने ये कहा था एक दिन मैं जर्मनी की निज़ाम चलाऊँगा। अब वो लोग बेवकूफ़ों की तरह हंस रहे हैं क्योंकि मुझे सियासत मिल गई है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जर्मन नेशनल सोशलिस्ट मूवमेंट अगले 1000 साल तक चलने वाली है। दोस्तों 1934 से लेकर 1938 तक हिटलर ने जर्मनी को अपने मन मुताबिक ही चलाता गया। मार्च 1936 को हिटलर ने राइनलैंड रीजन को फिर से अपने कब्ज़े में ले लिया, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल के तहत जर्मनी से छीन लिया गया था। ट्रीटी ऑफ वर्साइल एक ऐसा समझौता था जो पहले जंग अज़ीम के बाद एक्सिस पावर और एलाइड पावर के बीच तय किया गया था। इस समझौते के मुताबिक जर्मनी ने जहाँ जहाँ कॉलोनी बसा रखा था उन कॉलोनीज़ को एलाइड पावर में बांट लिया जाएगा और जर्मनी की कुछ हिस्सा उनसे छीन लिया जाएगा और जंग में जितना नुकसान हुआ उन सब नुकसान की भरपाई जर्मनी ही करेगा। ऊपर से फ्यूचर में कभी किसी बड़ी जंग का आगाज़ जर्मनी नहीं करेगा। लेकिन राइनलैंड की कब्ज़े के ज़रिए हिटलर ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल को तोड़ दिया था। अब इसका मतलब ये है कि हिटलर खुली जंग चाहता है। साल 1938 में ऑस्ट्रिया को नाज़ी जर्मनी के साथ मिलाना और 1939 को हंगरी से स्लोवाकिया की आज़ादी दिलवाने में हिटलर ने एक अहम किरदार निभाया। हिटलर ब्रिटेन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था और ब्रिटेन को अपने कब्ज़े में लाना चाहता था, जिसकी शुरुआत उसने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पे हमला करके किया। पोलैंड पे हमला करने के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जंग की ऐलान कर दिया, जो 1939 से लेकर 1945 तक चला, जिसे इतिहास में दूसरे जंग अज़ीम का नाम दिया गया। जंग के दौरान हिटलर ने लगभग 60 से 70 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया, जो इतिहास में द होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। यहूदियों को कत्ल करना और 1941 में यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ जंग का ऐलान करना हिटलर को भारी पड़ने लगा। लेट 1944 में रशिया की रेड आर्मी और वेस्टर्न एलाइंस आर्मी धीरे धीरे जर्मनी की तरफ बढ़ रहे थे। हिटलर की ज़्यादातर फौजें थक चुकी थी और वो लोग पीछे हटने लगे। हिटलर अपने कुछ रिजर्व फोर्सेस को इस्तेमाल करता है, लेकिन एक वक्त पे वो लोग भी हार जाते हैं। यूँ कह सकते हैं कि जनवरी 1945 तक एलाइंस पावर ने जर्मनी को चारों तरफ से घेर लिया था। अब जर्मनी हार से कुछ कदम ही दूर था। एक तरफ जहां जर्मनी हार रहा था तो दूसरी तरफ हिटलर बर्लिन के करीब अपने फ्यूरर बंकर में जाकर छुप गया था, जहां उसकी कुछ पर्सनल गार्ड्स और कुछ करीबी लोग मौजूद थे।
20 अप्रैल 1945 को वो अपने 56वां सालगिरह उसी बंकर में धूमधाम से मनाया और 22 अप्रैल तक रेड आर्मी बर्लिन शहर में घुस चुके थे। हिटलर सिविलियंस की मदद से शहर को बचाने की ऑर्डर लगातार दे रहा था, लेकिन ये कोशिश 6 दिन तक नहीं चल पाया। एलाइज फौजों की घमासान बमबारी में बर्लिन 29 अप्रैल तक तबाह हो गया। अपने हार के अंदेशा देख अब उसकी हिम्मत धीरे धीरे टूटने लगा। 29 अप्रैल के शाम को हिटलर अपने कुछ खास लोगों के साथ एक मीटिंग बुलाता है। उस मीटिंग में उसने ये ख्वाहिश जाहिर किया कि उसके मौत के बाद उसकी शरीर को पहले जलाया जाए और फिर दफन किया जाए, क्योंकि वो अपने दोस्त इटली की तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की तरह दुश्मनों के हाथों गिरफ्तार नहीं होना चाहता और उनके हाथों तड़प तड़प के मरना नहीं चाहता। उसी रात उसने अपनी महबूबा ईवा ब्राउन के साथ शादी किया और खूब जश्न मनाया। 30 अप्रैल की सुबह करीब 10 साढ़े 10 बजे वो अपने पर्सनल केबिन में जाकर अपने पिस्टल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। साथ ही साथ ईवा ब्राउन ने भी साइनाइड कैप्सूल की जहर से दम तोड़ दिया। दोस्तों, हिटलर की मौत के बाद 2 कहानी निकलकर सामने आई। कुछ लोगों के मुताबिक उस दिन उस कमरे में जो मरा वो हिटलर ही था, क्योंकि तहकीकात के बाद ये बात साबित हो गया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के मुताबिक उस दिन उस कमरे में जो मरा वो हिटलर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हिटलर ने अपने काफ़ी सारे हमशक्ल फैला रखे थे। तो उस दिन उस कमरे में जो मरा वो उन्हीं हमशक्लों में से कोई एक हो सकता है। तो दोस्तों, इन दोनों कहानियों की लॉजिक में कितनी गहराई है ये तो सिर्फ तारीख ही बता सकता है। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगली बार फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारे इस चैनल।